नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के ऊपर, जहां पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक सारे चैप्टर फिनिश कर दिए थे। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों के आवर्ती गुणधर्म या फिर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें तत्वों से रिलेटेड सारी जानकारी पढ़नी है। फिर तत्वों के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या क्या बताया, इनके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब ये चैप्टर जो है ना, ये सबसे मेन चीज है, इसके ऊपर बेस है तत्व। यानी कि ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट आपको बताएगा एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स आखिर होते क्या है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन हुआ, किस किसने उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करा, किस प्रकार करा, क्या उन्होंने बेस यानी कि क्या आधार मान के करा वर्गीकरण। तो इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर सबसे बेसिक सा टॉपिक है, उससे हम शुरुआत करते हैं। सबसे बेसिक सा टॉपिक है इसके अंदर तत्व। आखिरकार तत्व होते क्या है, सबसे पहले बात हम करेंगे तत्वों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे तत्वों के बारे में कि आखिरकार तत्व होते क्या है। देखिएगा, तत्व तत्व यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं आखिरकार। देखिए, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, सभी ने पढ़ा है हमने कि हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, अगर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, अगर हम बात कर रहे हैं लिथियम की, तो क्या हाइड्रोजन के निर्माण के अंदर, क्या हाइड्रोजन के निर्माण के अंदर किसी और तत्व का योगदान है क्या? किसी और पदार्थ का योगदान है क्या? जी नहीं सर। हाइड्रोजन जो है केवल केवल हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन जो है ये केवल और केवल नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। लिथियम जो है, लिथियम केवल और केवल लिथियम के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यानी कि हम तत्व के बारे में अगर इसको समझे, तत्व क्या होते हैं, तो जब कोई भी पदार्थ केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से या मैटर से मिलकर बना हो, कोई मैटर जो केवल और केवल ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर या फिर वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एलिमेंट या तत्व बोलते हैं। क्या चीज आपको समझ में आई? जैसे हमने उदाहरण के तौर पर समझा कि हाइड्रोजन के निर्माण में किसी और तत्व की कोई भूमिका नहीं है, किसी और पदार्थ की कोई भूमिका नहीं है। हाइड्रोजन जो है केवल और केवल मिलकर बना है हाइड्रोजन के परमाणु से, तो उसे हम बोल सकते हैं तत्व। इसी प्रकार नाइट्रोजन भी केवल और केवल नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बना है, इसे हम तत्व बोल सकते हैं। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम भी किससे बना हुआ है? केवल और केवल लिथियम के परमाणुओं से, तो इसे हम तत्व बोल सकते हैं। क्या आपको यहाँ पे तत्व के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि तत्व किसे कहेंगे हम? ठीक है, तो तत्व के क्या हो जाएगा कि हाँ, जब कोई पदार्थ, हाँ, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। इसे हम बोल सकते हैं तत्व। जैसे एक और अच्छा सा उदाहरण समझिएगा, मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गैस की, इस बार हाइड्रोजन गैस की और हीलियम गैस की। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है कि तत्व, इसे हम तत्व कंसिडर कर सकते हैं क्या? आप बताइए फटाफट से कि क्या हम हाइड्रोजन को, इसको तत्व कंसिडर कर सकते हैं क्या? क्या हम इसे तत्व कंसिडर कर सकते हैं क्या? एक बार देखिए, सोच के देखिए। तो सोचने में हमारे आंसर आ रहा है कि सर हाइड्रोजन जो है, H2 गैस जो है, वो मिलकर बनी हुई है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध है। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है। इसी प्रकार हीलियम जो गैस है वो मिलकर बनी हुई है हीलियम और हीलियम के। तो यानी कि सर हाइड्रोजन H2 के निर्माण के अंदर हाइड्रोजन गैस का परमाणु है, हाइड्रोजन गैस का परमाणु है, इधर दोनों हाइड्रोजन का परमाणु है, दोनों संयुक्त हो रहे हैं, H2 गैस बना रहे हैं। ठीक है, हीलियम के अंदर इधर हीलियम के परमाणु हो गए, इधर हीलियम के परमाणु हो गए। तो क्या एक ही प्रकार के परमाणु है क्या? जी सर, बिल्कुल एक ही प्रकार के परमाणु है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं दोनों क्या है, तत्व। जैसे एक और एग्जांपल समझिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं H2O की, बड़ा अच्छा एग्जांपल है H2O की।
तो H2O के अंदर, जल के अंदर क्या हो रहा है सर, जल के अंदर ऐसा हो रहा है एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं जल के निर्माण के अंदर, तो जल का निर्माण के अंदर सर एक प्रकार के तत्व नहीं है। अब इस बार हमारे पास, इस बार में हमारे पास में क्या नहीं है, एक प्रकार के तत्व नहीं है। तो एक प्रकार के तत्व नहीं है तो दो अलग अलग प्रकार के, हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। तो हम यहाँ पे सर एक प्रकार के परमाणु नहीं है हमारे पास में, इसीलिए हम यहाँ पे इसको तत्व कंसिडर नहीं कर सकते, तत्व नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम H2O को बोलेंगे यौगिक। क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे यौगिक। तो मेरे ख्याल से आपको तत्व और यौगिक, जो हमने बेसिक से 9th क्लास के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि तत्व और यौगिक के बारे में, तो यौगिक तो एग्जांपल के मैंने आपको समझे है, बाकी तत्व आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि तत्वों का जो वर्गीकरण है, हमारे जो टॉपिक का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इनका मतलब होता है कि क्या नीड हुई कि आपको तत्वों को अलग अलग करना पड़ा, उनका वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। वर्गीकरण का अर्थ होता है अलग अलग, वर्गीकृत, अलग अलग कर देना, ठीक है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम इसे यहाँ पे तत्व कंसिडर नहीं कर सकते। एक चीज हमें सभी को समझ आई। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिएगा। हाँ जी, तो अब वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण समझिएगा, यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन समझिएगा, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है कि अलग अलग कर देना। क्या कर देना, अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना, जिसे हम बोल सकते हैं सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना, जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेपरेट। ठीक है सर, हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट हमने इनको कर दिया। तो जैसे मान लीजिए, जैसे वर्तमान आवर्त सारणी के अंदर हमारे पास में कि 1800 के टाइम में अगर हम बात करें, तो 1800 के टाइम में 65 या 66 तत्व हमें ज्ञात थे, ठीक है, उस टाइम में 66 तत्व ज्ञात थे। और जैसे उस टाइम की बात अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान जो आवर्त सारणी है उसके अंदर 118 तत्व है। अब 118 तत्व को एक बार इमेजिन करिए कि अगर हम बात करें 118 अगर बच्चे हैं हमारे क्लास के अंदर, जैसे 18 स्कूल के अंदर 118 बच्चे हैं, तो उन 118 बच्चों की जानकारी अलग अलग लेना, अलग अलग उनका अध्ययन करना, तो ये क्या बहुत कठिन कार्य नहीं हो जाता। 118 तत्व है, इन सभी का, सभी की गुणधर्म, कि भाई तेरे गुणधर्म क्या है, पहले के तो गुणधर्म देखे, फिर दूसरे के गुणधर्म देखे, फिर तीसरे के गुणधर्म देखे, फिर चौथे गुणधर्म देखे, ऐसे करते करते 117 118 गुणधर्म देखे, तो टाइम बहुत लगेगा और बहुत कठिनाई का कार्य होगा, ठीक है, अलग अलग देखेंगे। परंतु फिर क्या हुआ, टीचर ने दिमाग लगाया, टीचर ने दिमाग लगाया, ऐसे कहा बच्चों का, हाँ भाई, कि जैसे हम उनकी बात कर रहे हैं हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लास के अंदर अगर हम बात करें, प्रेयर के अंदर जो है सभी क्लासेस अरेंज होती है, छोटी हाइट वाले होते हैं वो आगे होते हैं, जो बड़ी हाइट वाले होते हैं वो पीछे होते हैं। टीचर अगर अध्ययन करना चाहिए उनका हाइट का गुणधर्म, मान लीजिए हम गुणधर्म करें हाइट का, तो हाइट के गुणधर्म वालों के अंदर क्या करेंगे, क्या वो सभी का अलग 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 हाइट का मेजरमेंट करेंगे, या फिर वो एक काम ऐसा, जिनकी हाइट सेम है उनको अलग कर दिया, जिनकी हाइट छोटी है उनको अलग कर दिया, जिनकी हाइट बड़ी है उनको अलग कर दिया। तो यानी कि गुणधर्म के बेस पे, किसके बेस पे, गुणधर्म के बेस पे, भैया जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके गुणधर्म सेम है उन तत्वों को अलग कर दिया, जिनके गुणधर्म अलग अलग है उन तत्वों को अलग कर दिया। इससे क्या हो जाता है, इससे हम जो है वर्गीकरण को बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे पता पड़ा हमें कि वर्गीकरण आखिरकार होता क्या है, वर्गीकरण करते क्यों, क्योंकि 118 तत्वों को अलग अलग बारीकी से अध्ययन करना इनका बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसीलिए हमने क्या करा कि जिन तत्वों के गुणधर्म समान है उनको अलग कर दिया, जिन तत्वों के गुणधर्म अलग है उनको अलग कर दिया, ताकि क्या है, अगर हम समान वाले के अंदर गुणधर्म पढ़ेंगे तो सबके हम 7 गुणधर्म पढ़ सकते हैं। इधर जिनकी जिनके गुणधर्म अलग है उनको हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, जिनके गुण समान है उनको हम एक साथ पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। तो हमारा जो टॉपिक दे रखा है वर्गीकरण की आवश्यकता, और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों, क्योंकि तत्वों का जो है अध्ययन आसानी से किया जा सके। तो ये चीज है वर्गीकरण की, कि वर्गीकरण के अंदर हमने ये चीज देखा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी पूरी चीज जो है दिमाग में बैठ चुकी होगी, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो वर्गीकरण की आवश्यकता के अंदर पहला पॉइंट हमारे पास में हो जाएगा कि तत्वों का, 118 तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिनाई भरा कार्य था, ठीक है।
तत्वों का अध्ययन अलग अलग करना बहुत कठिन था। ठीक है, ये चीज हमने देखी, बहुत ज्यादा हार्ड था। इसलिए क्या करा, फिर वर्गीकरण में दिमाग आया कि भाई अलग अलग ही कर देते हैं इन्हें। इसलिए जिन तत्वों के गुणधर्म समान थे उनको अलग कर दिया गया, जिनके गुणधर्म विभिन्न थे उनको अलग कर दिया गया। फिर इनका वर्गीकरण जो है, इस प्रकार इनका वर्गीकरण करा गया और फिर इनकी स्टडी हम जो है कर सकते हैं। जिन तत्वों के गुण समान हैं, जिन तत्वों के गुण समान हैं उन्हें तो एक साथ रख दो कि भाई जिनकी हाइट सेम है उनको एक साथ रख दो, जिनकी हाइट अलग अलग है उनको अलग अलग रख दो, बस साफ बात है। उन्हें एक साथ रखा गया। एवं जिनके गुणधर्म अलग अलग हैं उन्हें अलग अलग रखा गया। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है दो बार लिखा हुआ है चीज। उन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत किया गया। तो ये चीज हमने जो है वर्गीकरण के अंदर देखी। और वर्गीकरण करा के अब क्या है, हमें देखना है अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण। सबसे पहले हमारे पास में टॉपिक आएगा डोबेराइनर का ट्रिक, उसके बाद आएगा न्यूलैंड का अष्टक, फिर आएगा मेंडलीव की आवत सारणी, फिर आएगी आधुनिक आवत सारणी, और फिर जो है हमें देखने को मिलेगी तत्वों के गुणों में क्या क्या हमें आवर्तीता देखने को मिली, यानी कि जो है ट्रेंड्स, जिनको हम बोल सकते हैं ट्रेंड क्या क्या उनके अंदर देखने को मिले। तो ये हमने मुख्य रूप से बेसिक बात करी। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली जो हमारे टॉपिक दे रखा है। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं डॉबेराइनर के ट्रिक के अंदर। तो डॉबेराइनर का ट्रिक था क्या, बेसिकली आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहला टॉपिक ही यही है, मान लीजिए बेसिक शुरुआत। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। मान लीजिए एक नंबर सवाल पूछ सकता है, बहुत कम पूछा जाता है। सवाल की शुरुआत होती है यहाँ से, डॉबेराइनर का ट्रिक। डॉबेराइनर का ट्रिक, अच्छा डॉबेराइनर का ट्रिक क्या था। डॉबेराइनर की अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक, आखिरकार ट्रिक होता क्या है। बेसिक से बेसिक हमें चलना है ताकि हम एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा कर सकें। ट्रिक क्या होता है, देखिए ट्रिक का अर्थ होता है, ट्रिक का मतलब होता है तीन लोगों का समूह। ट्रिक को हम क्या कहते हैं, तीन लोगों का समूह। पर हम यहाँ पे लोगों की बात नहीं कर रहे, हम इस चैप्टर के अंदर तत्वों की बात करेंगे, यानी तीन तत्वों के समूह को ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तीन तत्वों का समूह। तीन तत्वों का समूह, इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम तत्व बोल देंगे, जिसने तत्व बोल दिया। तो डॉबेराइनर एक वैज्ञानिक था, उसने क्या करा, उसने तत्वों को, जितने भी तत्व उस समय विद्यमान, ठीक है, जितने भी तत्व विद्यमान थे उनके क्या करे, उनके तीन तीन ट्रिक बनाए। तीन ट्रिक बनाए इसने, टोटल तीन ट्रिक दिए हमारे बुक के अंदर, तीन ट्रिक दे रखे हैं। तीन ट्रिक दिए, ट्रिक का मतलब क्या हो गया, तीन तीन तत्वों का समूह। तो उसने तीन तीन तत्वों के तीन समूह दिए, उन्हें नाम क्या दे दिया, उन्हें ट्रिक दे दिया। अब उस ट्रिक के अंदर आने वाले सभी तत्वों को, ट्रिक के अंदर तीन तत्व आएंगे तो उन्हें किस प्रकार जमाया, उन्हें जमाया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ऑर्डर हमेशा याद रखना है, ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि डॉबेराइनर ने तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित करा। तो डॉबेराइनर ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करा। तो जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ डॉबेराइनर ने क्या करा था। डॉबेराइनर ने तीन तीन समूह का तत्व बनाया जिन्हें त्रिक नाम दिया गया। हाँ, टोटल तीन त्रिक दिए थे इन्होंने। तीन त्रिक का क्या मतलब हो गया, तीन त्रिक का मतलब हो गया
कि 3 × 3 9 तत्व थे उनमें, 3 × 3 9 तत्व, मतलब 9 तत्वों के बारे में इन्होंने जानकारी टोटल दी थी। और उन्होंने क्या करा था, त्रिक के अंदर सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के क्रम में जमाया। त्रिक के अंदर उपस्थित सभी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में जमाया। ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब सर ये त्रिक आखिर उसने दिए कौन कौन से थे, तो त्रिक देखिए कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला उसने त्रिक दिया था लीना के, ठीक है, यानी ये हो गया हमारे पास में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या ये तीनों अपने बढ़ते हुए परमाणु भार के ऑर्डर में व्यवस्थित है क्या? आप फटाफट से एक बार चेक कर लीजिए और फिर बताइए। हाँ जी, तो ये तीनों क्या है, अपने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित है। फिर इसने दूसरा जो त्रिक है वो दिया कैल्शियम, स्ट्रोंथियम और बेरियम। सर कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम, कैल्शियम तो हमने सुना है, स्ट्रोंथियम बेरियम क्या होते हैं? देखिए ये भी तत्व होते हैं, ये भी हमने पढ़े नहीं, जब हम हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। पर मैं बता दूं कि तीनों जो है, तीनों त्रिकों के अंदर तीनों तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में इन्होंने व्यवस्थित है जो किया है। अब जैसे हम यहाँ पे इनका, अब हमें इनका परमाणु भार जो है वो पता होना चाहिए। तो क्या होता है इनका परमाणु भार? अब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का फटाफट से कमेंट करेंगे परमाणु भार क्या होता है। हाँ जी, तो लिथियम का परमाणु भार हो गया हमारे पास में 3, सोडियम का हो जाएगा 23 और कैल्शियम, पोटेशियम का हो जाएगा हमारे पास में 39। अगला जो त्रिक दिया, लास्ट त्रिक जो हमारे बुक के अंदर दे रखा है वो दे रखा है ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इस प्रकार देते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये 3 त्रिक दे रखे थे। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ये 3 त्रिक जो है दे रखे थे। अब मैं आपको इनके परमाणु भार बता देता हूँ, जो आपको एग्जाम तक याद रखने, भूलना नहीं किसी भी के परमाणु भार को। इसका हो गया हमारे पास में 3 परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार 3। सोडियम का अगर हम बात करें तो होता है 23 और इसका होता है 39, 39। कैल्शियम का परमाणु भार 40। ठीक है, कैल्शियम का कितना हो गया हमारे पास में? 40 हो गया इसका परमाणु भार। अब सर स्ट्रोंथियम और बेरियम, स्ट्रोंथियम और बेरियम ये क्या होता है? तो भैया देखिएगा, हाँ जी, चलिए पहले इसको लिखने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो त्रिक का नियम है, इस त्रिक के नियम की पहले विशेषता की, तीनों त्रिकों के लिए अलग अलग मैं आपको इसकी विशेषता बताऊंगा। तो तीनों त्रिकों के लिए क्या विशेषता थी? अब इस त्रिक की एक विशेषता थी, स्पेशलिटी थी। वो विशेषता क्या थी? जिसे हम त्रिक का नियम, इससे हम त्रिक का नियम कहते हैं। त्रिक का नियम क्या था? अब उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। फिर यहाँ पे एक नियम निकल के आया जिसे हम जानते हैं त्रिक के नियम के नाम से। किस नाम से जानते हैं? त्रिक के नियम के नाम से जानते हैं। अभी त्रिक का नियम क्या था देखिएगा। त्रिक का नियम कुछ इस प्रकार कहता है कि जब डॉबेराइनर ने क्या करा, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया, तो इस पहले वाले तत्व का और इस तीसरे वाले का तत्व का, त्रिक के अंदर आने वाले पहले एवं तीसरे तत्व का आप एक बार एवरेज निकालिए। क्या निकालिए? एवरेज। क्या इसका एवरेज ऐसे निकालेंगे हम? लिथियम का परमाणु भार, ठीक है, प्लस
पोटेशियम का परमाणु भार डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 ही तत्व है तो हमने इसको 2 से भाग कर दिया। अब क्या देखने को मिलेगा, लिथियम। लिथियम का परमाणु भार कितना है, ये है सर हमारे पास में 3, ठीक है। सॉरी, लिथियम का हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, परमाणु क्रम लिख दिया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिथियम का हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, हाँ जी, लिथियम का हमने यहाँ पे परमाणु क्रम लिख दिया था। परमाणु भार होता है लिथियम का, अगर हम देखें तो ये होगा हमारे पास में 7। कितना देखने को मिलेगा, 7। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो हाँ, इन्होंने ना क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि लिथियम और पोटेशियम सॉरी लिथियम और पोटेशियम का जो है परमाणु भार होगा वो किसके, इसका दोनों का अनुपात, एवरेज निकालिए। क्या निकालिए, इन दोनों का एवरेज निकालिए। जी सर एवरेज निकालिए, इन दोनों का एवरेज। क्या इन दोनों का एवरेज जैसे निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ये हो गया 7 + 23/2। 7 + 23/2 यानी कि सर ये निकल के आ रहा है हमारे पास 46/2, और जो आता है 23। तो क्या हम यहाँ से देख रहे हो, एक चीज देखने को मिल रही है कि सर ये और ये वाला, ये और ये इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यही त्रिक के नियम की विशेषता थी। त्रिक के नियम की विशेषता कुछ इस प्रकार थी कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें तो पहले और तीसरे तत्व का औसत, ठीक है, पहले और तीसरे तत्व का औसत या फिर माध्य किसके बराबर आ रहा था, ये आ रहा था त्रिक के अंदर उपस्थित बीच वाले तत्व के परमाणु भार के। इन दोनों का औसत परमाणु भार इसके इक्वल क्या आने देखने को मिल रहा है कि आपको। तो यही त्रिक का नियम है, इसे ही हम त्रिक के नियम के नाम से जानते हैं। अब त्रिक का नियम हम लिख लेते हैं कि त्रिक का नियम आखिरकार था क्या। तो इस नियम के अनुसार जब तत्वों को, जब त्रिक के तत्वों को, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, जब त्रिक के तत्वों को, जब त्रिक के तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले तत्व एवं तीसरे तत्व का एवरेज जो है वो बीच वाले के बराबर या फिर दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है। बराबर या फिर लगभग बराबर, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, बराबर और लगभग बराबर। अभी सर लगभग बराबर क्या होता है, लगभग बराबर जो है इन दो एग्जाम्पलों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले एवं तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार, पहले एवं तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार बीच वाला बोल सकते हैं आप इसे, या फिर दूसरे तत्व के भार, दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर, बराबर या फिर लगभग बराबर आता है। दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर या लगभग बराबर आता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम त्रिक का नियम बोलते हैं। यही है मेन जो त्रिक का नियम है। अब सर ये बराबर वाला कंडीशन तो हमें समझ में आ चुकी है, फिर लगभग बराबर वाली कंडीशन क्या है, तो लगभग बराबर वाली कंडीशन को भी अब हम समझते देखिएगा। हाँ जी, तो हाँ अब सर लगभग बराबर वाली कंडीशन समझनी है तो उससे जानिए
कि कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो होता है हमारे पास में 40, ठीक है। स्ट्रोंथियम का वैसे तो हमारी बुक के अंदर दे रखा है 87.6, कितना दे रखा है 87.6, चलिए वही लिख लीजिए। और बेरियम का जो होता है, अगर हम बात करें बेरियम के परमाणु द्रव्यमान की, तो ये दे रखा है 137, हमारे बुक के अंदर 137.3 दे रखा है, तो 137.3 लिख लीजिए इसको भी, ठीक है बच्चों 137.3। तो अब ये जो है हमें ये निकालना है, और कैल्शियम का भी मैं 40.1 दे रखा है, तो वो भी लिख लीजिए। चलिए अब इसका निकालिए आप औसत परमाणु भार, तो इसका जो है औसत परमाणु भार हम निकालेंगे, देखिएगा। हाँ जी, तो इसका औसत परमाणु भार क्या हो जाएगा, इसका औसत परमाणु भार हो जाएगा सर कैल्शियम का परमाणु भार प्लस बेरियम का परमाणु भार बटावा 2, दो ही तत्व हैं, ठीक है। कैल्शियम का कितना है, ये 40.1, 40.1 प्लस बेरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, बेरियम का परमाणु द्रव्यमान है 137.3 बटावा 2। तो अब इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट पॉइंट हो गया, ये हो गया 0.4, पॉइंट के बाद में 0.4 हो गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, तो देखिएगा देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब जब हम इसका दो के भाग देते हैं, तो भाग देके भी हम फटाफट से देख लेते हैं, 81, सॉरी हाँ जी 88, हाँ 88 पॉइंट, हाँ जी ये आगे जाएगा 88.7, ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे इसका औसत परमाणु भार। तो अब देखिए लगभग बराबर का मतलब क्या हो गया सर, लगभग बराबर का अर्थ हो गया इसका, ये देखने को मिलेगा। अब क्या यहाँ पे आ रहा है 88.6 पर आना चाहिए, 88.6 आना चाहिए था, 88.7 आ रहा है। तो देखिए लगभग बराबर का कंसेप्ट कुछ ऐसा कहता है कि मान लीजिए आपके पास में 1000 रुपए थे, ठीक है, 1000 रुपए में से आपने किसी को 2 रुपए दे दिए, आपने किसी को 2 रुपए दे दिए, तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे जैसे 1000, जैसे किसी के पास में मान लीजिए बहुत सारे, जैसे कि किसी के पास में 1,00,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है, तो वो किसी को 2 रुपए उधार दे दे, इससे थोड़ी ना बोलेगा कि भाई मेरे पास में 99,000 कुछ है, तो भी वो क्या बोलेगा 1,00,000 ही बोलेगा। यानी कि लगभग बराबर का अर्थ हो गया कि हम ये चिन्ह लगा के उस संख्या को लिख देंगे कि हाँ भैया मेरे पास 1000 रुपए थे, तो 2 रुपए अगर किसी को दे दिए तो भी 1000 ही बोलेगा वो व्यक्ति। तो उसी प्रकार 87.7 को और 87.6 को, 87.6 को हम लगभग बराबर बोल सकते हैं 87.7, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद में 2-3 संख्या हो, जैसे कि पॉइंट के बाद में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर 5 से कम हो, 5 से कम हो तो इस संख्या को ऐसे का ऐसे रहने, 88 का 88 रहने दीजिएगा, ठीक है। और अगर 5 से ज्यादा हो तो इसके अंदर एक जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लगभग बराबर का मतलब है कि 1000 जो है वो 9 से 98 को हम लगभग बराबर बोल सकते हैं, यानी 1,00,000 और 99,000 जो भी हमारे पास में है उसको हम लगभग बराबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको लगभग बराबर बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वली है, 87.6 और 87 और 88.8, हाँ जी 87.6 है और 88.7 है। तो यहाँ पे एक का डिफरेंस आ रहा है, तो एक दो का डिफरेंस जो है लगभग बराबर के अंदर आप उसको इक्वल लग सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने समझा लगभग बराबर का कंसेप्ट, जो हमारे पूरा पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो यहाँ से 88.7, तो अब इसका भी आप निकाल सकते हैं। क्लोरीन का अगर मैं आपको बताऊं परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80, ठीक है 80, आयोडीन का होता है 127। जब आप इसका, अब आप इसका औसत परमाणु भार जो है, इन दोनों का औसत परमाणु भार निकाल के देखेंगे तो वो लगभग लगभग ब्रोमीन के जो है यहाँ पे इन दोनों केसेस के अंदर लगभग लगभग बराबर आता है, जबकि फर्स्ट वाले केस के अंदर पूरा पूरा बराबर आता है। तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 79.9 हमारी बुक के अंदर दे रखा है, जो जिसको हम अप्रोक्सीमेट पूरा पूरा 80 बोलते हैं। तो ये था मेन भैया त्रिक का नियम, डॉबेराइनर का त्रिक क्या देगा, त्रिक क्या देगा। सबसे पहले हम देगा त्रिक क्या होता है, त्रिक के अंदर सभी तत्वों किस प्रकार जमाया। देखिए अब ये क्वेश्चन एक नंबर का ऐसा पूछ सकता है कि डॉबेराइनर ने क्या आधार रखा था अपने तत्वों को, या त्रिक बनाने का आधार क्या रखा था, तो परमाणु भार का बढ़ता क्रम, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया था। अब आता है हमारे सीमाएं कि डॉबेराइनर के नियम की क्या क्या सीमाएं थी। तो सीमाएं का मतलब क्या है, लिमिटेशन थी। ये सबसे बड़ी सीमा इसकी थी, यही थी कि ये तत्व केवल और केवल, ये नियम केवल और केवल 3 त्रिकों तक ही सीमित था। सबसे बड़ी सीमा ये जो हमारे एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछे थी, डॉबेराइनर के नियम की सीमाएं क्या थी कि पहली बात तो परमाणु भार के बढ़ता
तीन तत्वों के लिए, तीन तत्वों का त्रिक था और केवल तीन त्रिकों के लिए ये नियम जो है वो वैध था, लागू था। तो क्या लिखेंगे हम सीमाओं के अंदर कि यह नियम केवल तीन त्रिकों तक सीमित था। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके डॉबेराइनर का ट्रिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। दूसरे वैज्ञानिक थे न्यूलैंड भैया। तो न्यूलैंड जी ने क्या बताया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। दूसरा नियम है क्या? तो न्यूलैंड एक वैज्ञानिक था, ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ बोलते हैं इसे। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। चलिए, अभी ऑक्टेव लॉ क्या कहता है? ऑक्टेव लॉ आपको बताएगा कि देखिए, अब न्यूलैंड ने भी क्या करा, न्यूलैंड ने भी आधार वही रखा, इन्होंने भी आधार क्या रखा, वही रखा कि तत्वों को, आधार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में क्या करा, व्यवस्थित करा। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करा। परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करा। ये तो हो गया इसका आधार। अब सर इसमें भी किस तरीके नियम के प्रकार को सिमिलरिटी थी क्या? जी भैया बिल्कुल थी, पर पहले हम देख लेते हैं कि तत्व के जो है उन्होंने किस प्रकार जमाए हुए थे। देखिए, तत्व को जिस प्रकार थे, यहाँ से शुरुआत हुई थी, लिथियम से उन्होंने तत्वों की शुरुआत करी थी। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में नियोन। पर इन्होंने जो है नियोन को नहीं रखा। नियोन को इसलिए नहीं रखा क्योंकि नियोन, नियो यहाँ पे, फिर यहाँ से फ्लोरीन के बाद में यहाँ से स्टार्ट करा सोडियम। सर नियोन को क्यों नहीं रखा? नियोन के साथ में इतनी नाइंसाफी क्यों करी? भैया नियोन जो है ना, नियोन जिस परिवार से बिलोंग करता है ना, वो है नोबल गैसेस फैमिली, यानी अक्रिय गैस। और अक्रिय, देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है अक्रिय, यानी किसी से आसानी से क्रिया नहीं करती। तो जो किसी से आसानी से क्रिया ही नहीं करेगा, इसने क्या बोला कि भैया ये तो जो है ना, ये सबसे बिगड़ेल फैमिली से है, नोबल गैसेस किसी से क्रिया ही नहीं करती, तो मैं इसको क्यों जगह दूं? जब हमारी बात मानेगा ही नहीं, हम जो नियम दे रहे हैं अगर इसको फॉलो ही नहीं करेगा तो मैं इसको जगह क्यों दूंगा? मैं तो उनको जगह दूंगा ना अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर या अपने अष्टक नियम के अंदर, उनको जगह दूंगा जो मेरी बात मानते हैं। साफ सी बात है कि स्कूल में शरारती बच्चे होते हैं, पर जो बात नहीं मानता उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बात नहीं मान रहा था, ये कहता है एग्री से मैं आप मेरी इच्छा से क्रिया करूंगा, आपकी इच्छा से नहीं करूंगा, तो इन्हें निकाल दे धक्का, धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ऑक्सीजन के बाद में आया फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में सर नीचे से क्यों चालू करा? अष्टक। देखिए नाम बताता है अष्टक, हाँ नाम बताता है, नाम ही बता रहा है ये मेरा मतलब क्या है। अष्टक का मतलब होता है 8, 8। अष्टक का मतलब 8, यानी इस बार जो है अष्टक का अर्थ हो गया 8 तत्वों के समूह बनाए। कितने बनाए? 8 तत्वों के समूह बनाए। हाँ जी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, नियोन को नहीं रखा सोडियम। सोडियम के बाद में रखा गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद में पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक ये जो नियम है वो सीमित था,
इसके बाद में भी दे रखी है न्यूटन पर यहाँ तक ही सीमित था। अब देखिएगा क्या अष्टक का नियम क्या कहता है। अष्टक का नियम ये कहता है कि उसमें देखिए अगर हम बात करें म्यूजिकल नोट्स की यानी संगीत के स्वर की, तो संगीत के स्वर क्या है, वो है सारे गामा, हाँ सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस से कौन आता है, सा, सा फिर रे गा, ऐसे करते करते जो है चलेगा। नी के बाद फिर से कौन आएगा, फिर से आएगा सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी प्रकार ये क्या होगा कि म्यूजिकल नोट्स का जो सिस्टम है ये रिपीट 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 होता जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखी गई, क्या देखी गई कि अष्टक नियम के अनुसार तत्वों, अष्टक का मतलब हो गया 8 तत्व दिखे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये 8वां। तो इस नियम के अनुसार पहले अष्टक में उपस्थित पहले और 8वें तत्वों के गुणों में क्या देखी गई, समानता देखी गई। अभी समानता किस प्रकार देखी गई मैं आपको ये समझाऊंगा। तो यानी कि अगर तत्वों को हम उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो अष्टक के अंदर उपस्थित पहले एवं 8वें, प्रत्येक पहले और 8वें के तत्वों के गुणधर्मों में क्या देखी गई, समानता देखी गई। जरूरी नहीं हम इसे ही पहला लेंगे, जैसे किसी ने ले लिया गा को पहला, ठीक है, तो गा यहां से स्टार्ट करना है आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। इसके बाद में इसके जो जस्ट नीचे आएगा उससे भी हम समझ सकते हैं, इसके बाद में जो 8वां तत्व आएगा उस इन दोनों के गुणों में क्या देखी गई, समानता देखी गई। अभी समानता किस प्रकार देखी गई मैं आपको ये समझाता हूँ। हाँ जी, अब समझिएगा। समानता ये कहती है कि हाँ, तो इस यहाँ पे हम समझते हैं कि वो क्या बताया उन्होंने कि लिथियम के जो गुणधर्म हैं, किसके गुणधर्म, कि लिथियम के जो गुणधर्म है, लिथियम आ गया पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे इसको हमने पहला कहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और योगी आठवां। या हम ये भी समझ सकते हैं कि नीचा वाला तत्व ही आठवां होगा, ठीक है। तो सोडियम और लिथियम इन दोनों के गुणधर्मों में देखी गई समानता। अब वो समानता किस प्रकार है वो देखना है। लिथियम सोडियम के गुण समान होंगे, वैसे अगर हमने इसको पहला माना है तो बोरोन और एल्यूमिनियम के भी गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। ये चीज हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। अभी होंगे किस प्रकार ये हम देखते हैं। हाँ जी, अब इन प्रॉपर्टी जो है अगर समान, जैसे आपने बोल तो दिया कि लिथियम और सोडियम की समान होगी, बोरोन और एल्यूमिनियम की समान होगी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की समान होगी। देखिए कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। लिथियम और सोडियम, ठीक है, ये दोनों ही हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या लिथियम हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, LiH। जी सर, ये तो सुना है हमने, लिथियम हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। क्या सोडियम भी हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्राइड हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, ठीक है, क्या निर्माण करेंगे, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार देखिए समान प्रॉपर्टी है। हाँ, लिथियम जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्लोराइड का निर्माण करता है। सोडियम लिथियम क्लोराइड जैसे LiCl, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार सोडियम भी क्या क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है क्या, आप बताइए मेरे को। सोडियम भी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है, यानी कि सही दोनों में सेम सेम तत्वों से अभिक्रिया कर पा रहे हैं। ये भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर पा रहा है, ये भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, ये भी क्लोरीन से अभिक्रिया कर पा रहा है, ये भी क्लोरीन से अभिक्रिया कर पा रहा है। तो इस प्रकार के गुणों में क्या देखी गई, समानता जो है वो देखी गई। अब हम बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन जो है, ठीक है, बोरॉन जो है वो देखिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण कर सकता है। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोरॉन हाइड्राइड का निर्माण ही कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या सोडियम और पोटेशियम, सॉरी, क्या अपन बात करें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है दोनों सेम अभिक्रिया कर सकते हैं किसी तत्व के साथ, ये सब बिल्कुल कर सकते हैं। जो है अगर हम बात करें हाइड्रोजन से, ये भी अभिक्रिया करेगा, ये भी अभिक्रिया करेगा, ठीक है, PH3 ये हाइड्राइड बनाएगा, ये भी फॉस्फोरस जो है वो हाइड्राइड बनाएगा। इस प्रकार ये दोनों जो है सेम तत्वों के साथ में अभिक्रिया कर पा रहे हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं इन दोनों के तत्वों में क्या देखी गई, समानता देखी गई। और ये जो है यही बताता है अष्टक का नियम। अष्टक नियम बोलते हैं इसे, इंग्लैंड का अष्टक नियम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अष्टक के नियम से आप क्या समझते हैं, समझाइए, ठीक है।
तो स्टर्क का नियम क्या समझाता है हम बता सकते हैं यहाँ पे बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे नोबल गैसेस को जगह इसलिए नहीं दी गई थी, उस टाइम में नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी। मेन रीजन ये था नोबल गैसेस किसी की पालना भी नहीं करती है, ठीक है। नोबल गैसेस की क्या नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी, ये रीजन था मेन कि नोबल गैसेस की खोज। परंतु जैसे अब देखिए इसकी सीमा, इसकी सीमाओं के अंदर क्या होगा कि ये तत्व भी केवल और केवल कैल्शियम तक 56, उस समय 56 वस्तु ज्ञात थे। परंतु ये जो नियम है अष्टक का नियम, ये केवल और केवल कैल्शियम तक सीमित था, ठीक है। नोबल गैसेस की यानी अक्रिय गैसों की खोज ने इस तत्व को प्रसंगित कर दिया, यानी कि इसको इसकी पूरी है जो हम कह सकते हैं एक तरह से बैंड बजा दी, इसकी वो पूरी तरह से तहस कर दिया। नोबल गैसेस आने के बाद में उनकी तो बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग अलग देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनका ऑलरेडी अष्टक पूर्ण था। तो ये बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अष्टक के नियम के अंदर में क्या लिखना है। अष्टक के नियम के अंदर हम देखेंगे कि अष्टक का नियम, लॉ, जब तत्वों को आरोही क्रम का अर्थ यहाँ पे आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम जमाएंगे, ठीक है। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए या आरोही क्रम में जमाया जाए, जमाया जाए या व्यवस्थित किया जाए, तो अष्टक में उपस्थित पहले एवं आठवें तत्व, पहले एवं आठवें तत्व के गुणों में समानता देखी गई। तो अष्टक में आने वाले पहले यानी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टी सेम सेम देखी गई, पहले एवं आठवें तत्व की, आठवें तत्व की के गुणों में समानता देखी गई, ठीक है। इनके गुणों में क्या देखी गई, सिमिलरिटी यानी समानता देखी गई। चलिए ये बात है, ठीक है बच्चों। तो समानता देखी गई, इसे हम अष्टक का नियम बोल देंगे। अब आते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा था डॉबेराइनर के नियम की सीमाएं, उस प्रकार इस नियम की भी कुछ सीमाएं हैं अष्टक के नियम की। वो क्या है सीमाएं, यानी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस। क्या है इसकी लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन कुछ प्रकार की है, समझिएगा। लिमिटेशन क्या बोलती है, इसकी लिमिटेशन बोलती है कि उस समय ज्ञात तो 56 धातु थे, 56 एलिमेंट उस टाइम में डिस्कवर थे, पर ये जो है नियम ये कैल्शियम तक ही सीमित था। तो पहली लिमिटेशन हो जाएगी हमारे पास में, उस समय 56 तत्व ज्ञात थे, परंतु यह नियम केवल और केवल, केवल कैल्शियम तक, कैल्शियम तक ही सीमित था, ठीक है। ये चीज हमने देखी। दूसरी, नोबल गैसेस, अक्रिय गैसों ने इस नियम को क्या कर दिया कि अक्रिय गैसेस ने भी इस नियम को अप्रासंगिक कर दिया। अक्रिय गैसों, हाँ उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, परंतु जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उन्होंने अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद ये नियम
अक्रिय गैसों की खोज के बाद ये नियम प्रस्तावित हो गया। खोज के बाद यह नियम प्रसंगित हो गया। यानी इस नियम को जो है इन्होंने मना कर दिया कि भाई नोबल गैसेस में अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये नियम बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका नियम गलत साबित हो गया। डोमिनायर का नियम भी क्या हो गया, फेल हो गया। उनको आगे स्वीकृति दी गई कि भाई आपका नियम सही है हमेशा के लिए, बस कुछ तत्वों तक सीमित था, इनका भी कुछ ही तत्वों तक सीमित था, तो इनके नियम को भी क्या नहीं मिली, आगे जो है इनके भी साइन नहीं हुए कि भाई आपका नियम जो है आगे चल जाएगा। अब हम जो है पढ़ेंगे, इनके बाद इन्हीं का एक भाई आया जिसको हम जानते हैं मेंडलीव के नाम से, और अब हम जो है पढ़ेंगे मेंडलीव का नियम। हाँ जी बच्चों, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी का जो नियम है वो हम लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज जो है हमने मुख्य रूप से क्या बात करी, आज जो हमारी चैप्टर की बेसिक शुरुआत करी वो सबसे पहले पढ़ा तत्व। तत्व क्या होते हैं कि जब एक ही प्रकार से परमाणु से मिलकर कोई पदार्थ बनता है तो उसे हम तत्व बोलते हैं, जैसे कि He2H2, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग कर देना तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद उनके गुणधर्मों को आधार पर हमने उसको अलग अलग कर दिया। 118 तत्वों को वर्गीकरण अलग अलग करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हमने क्या करा, जिनके गुण समान थे उनको अलग करा, जिनके गुण एक साथ थे उनको अलग एक साथ रख दिया, जिनके गुण अलग अलग थे उनको अलग अलग कर दिया। अब फिर हम अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार ये पढ़ना था कि डोबेराइनर का त्रिक, न्यूलैंड का नियम की उन्होंने क्या वो किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण करा। तो त्रिक का अर्थ होता है तीन तत्वों का समूह, ठीक है। फिर उन्होंने तीन त्रिक बताए, 9 नियम। उस नियम की एक विशेषता थी, क्या थी कि जब हम त्रिक के तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा कि पहले और तीसरे तत्व का, इसका और इसका औसत परमाणु भार बीच वाले तत्व के औसत परमाणु बीच वाले तत्व के परमाणु भार के या तो बराबर आएगा या फिर लगभग बराबर आता है। ये चीज देखी, जैसे कि यहाँ पे जो है सोडियम का परमाणु भार था 23, जो इन दोनों के लिथियम और पोटेशियम के औसत परमाणु भार के क्या आ रहा था, के इक्वल आ रहा था, और इन दोनों केसेस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा था, यानी कि लगभग बराबर आ रहा था। इसके बाद हमने बात करी न्यूजीलैंड के अष्टक नियम की। तो न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के अंदर हम देखा कि अष्टक का होता है 8 तत्व का, तो इन्होंने 8 तत्वों के 56 तत्व उस समय विद्यमान थे। कितने तत्व विद्यमान थे, 56 तत्वों के, और 8 तत्वों का एक अष्टक बनाया। इसका मतलब हो गया 8 × 7, कुल मिला के न्यूजीलैंड ने जो है 7 अष्टक बनाए थे। कितने अष्टक बनाए थे, 7। परंतु इनका जो जो अष्टक का जो नियम है ना, जो मेन बात कही थी कि भाई इसके गुणधर्म इसके समान होंगे, इसके गुणधर्म इसके समान होंगे, इसके गुणधर्म इसके समान होंगे, वो केवल और केवल वैलिड था, यानी कि सीमित था कैल्शियम तक ही, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार तत्वों को जमा दिया और क्या कहा कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे तो एक पहले तत्व और 8वें तत्व की, यानी पहला तत्व हो गया ऊपर आने वाला, 8वां तत्व हो गया इसके नीचे आने वाला, इन दोनों के गुणों में आपको देखने को मिलेगी समानता, सिमिलरिटी। जैसे कि लिथियम जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, बोरोन भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, उसी प्रकार सोडियम और एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर पा रहे हैं। तो ये हमने देखा था अष्टक के नियम के अंदर। अब अष्टक के नियम जो सीमित कब कहाँ तक था, ये था उस समय 56 तत्व ज्ञात थे, परंतु ये तत्व केवल और केवल ये नियम जो है, अगर हम बात करें कैल्शियम तक सीमित था। और अक्रिय गैसेस जो किसी से क्रिया नहीं करती, नाम सुनिए, नोबल गैसेस बोलते हैं हम उन्हें। नोबल गैसेस ये जो भी होती है किसी से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। ये गैसेस क्या होती है, किसी से क्रिया नहीं करती है, तो क्रिया नहीं करती है तो जो है इनको, अगर ये क्रिया नहीं करेगी इसलिए इनको रखा नहीं गया, इसलिए क्लोरीन के बाद में डायरेक्ट सोडियम आया। क्यों, क्योंकि उस समय इनकी ज्ञात भी नहीं थी। और जब जैसे ही ज्ञात हुई तो इन्होंने जो है इसको अप्रसंगित कर दिया। अप्रसंगित का अर्थ हो गया कि नहीं भैया आपका नियम अब आगे नहीं चल सकता। तो इस प्रकार है। अब इनके बाद एक और भैया आएंगे, इनके डोबेराइनर हो गया हमारा, न्यूलैंड हो गया, उसके बाद आएगा मेंडलीव, फिर आएगा हेनरी मॉसले। तो मेंडलीव का भी आवर्त नियम गलत हुआ, इनका भी गलत हुआ, और डोबेराइनर का भी गलत हुआ। सही केवल एक ही व्यक्ति का हुआ था, हेनरी मॉसले, उनकी भी एक कमी रह गई थी, ठीक है। तो उनके बारे में हम सब अब आगे बात करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे हेनरी मॉसले की आवर्त सारणी, और हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। तब के लिए धन्यवाद, बाय बाय।